बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या इंट्रोडक्शन टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, स्केलर और दूसरी वेक्टर। अब वेक्टर और स्केलर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट्स कौन से हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस लेक्चर में हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ से देखेंगे। या फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा और a क्रॉस b अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आएगा a b साइन ऑफ थीटा। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में हम ऑलवेज कॉस क्यों यूज करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑलवेज साइन क्यों यूज करते हैं। ये मेन कंसेप्ट होगा इस लेक्चर का। हम क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। और ये चीज स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। लेट हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास है फोर्स। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर हमारे पास आता है वर्क। अब ये किस केस में है? अगर वर्क कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो, तब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वर्क। और वर्क बेसिकली है एक स्केलर क्वांटिटी, है वर्क। यानी थीटा 0 होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर स्केलर होगा। दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स के साथ, तो मूवमेंट आर्म में बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। तो आंसर हमारे पास आता है टार्क। जबकि टार्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। फर्स्ट केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया था तो स्केलर क्वांटिटी आई थी। सेकंड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टार्क यानी वेक्टर क्वांटिटी आई। टार्क कब प्रोड्यूस होता है? तो टार्क प्रोड्यूस होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हों, दूसरे के 90 डिग्री। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम टार्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम टार्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फोर्स हमें डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट आर्म जो है इसके परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। लिहाजा इन दोनों एग्जांपल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं? नंबर 1, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल द प्रोडक्ट इज स्केलर। अगर
दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, इफ बोथ वेक्टर्स आर perpendicular, then product is vector quantity. Vector quantity। ये दो कंक्लूजन थी। लेट हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है हमारे पास A जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस पे है, इसी के साथ एंगल बनाने वाला एक दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। अब अगर इस B वेक्टर को हम रिजॉल्व करें कंपोनेंट के अंदर, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो B का वेक्टर का होगा, ये B होगा B cos ऑफ थीटा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है B sin ऑफ थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब हमारे पास तीन वेक्टर्स आ गए। नंबर 1 है वेक्टर A जो इस डायरेक्शन में, नंबर 2 है B cos ऑफ थीटा, वेक्टर B का एक कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन A के साथ पैरेलल है, और नंबर 3 है B sin ऑफ थीटा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जो A के साथ परपेंडिकुलर है। अब A को हमने मल्टीप्लाई करना है B के किसी कंपोनेंट के साथ। A को मल्टीप्लाई करेंगे या हम B cos ऑफ थीटा के साथ, या हम मल्टीप्लाई करेंगे B sin ऑफ थीटा के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट हो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो क्या चीज जरूरी है कि दोनों का पैरेलल होना जरूरी है, दोनों को पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम A को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो जो इसके पैरेलल है, लिहाजा स्केलर क्वांटिटी के लिए A को हम मल्टीप्लाई करेंगे B cos ऑफ थीटा के साथ। तो लिहाजा A डॉट B is equal to A into B cos of theta। जबकि अगर हम चाहें हमारे पास जो आंसर आए वो वेक्टर क्वांटिटी, तब दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो आंसर हमारे पास आए वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो A को B के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कंपोनेंट A के परपेंडिकुलर है। फिर से हम देख सकते हैं A के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, B sin ऑफ थीटा। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे A को B sin ऑफ थीटा के साथ। तो ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम कहेंगे ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगी स्केलर क्वांटिटी A B sin ऑफ थीटा। तो अब हमने ये चीज समझने के लिए, दोनों में डिफरेंस के लिए कि कब स्केलर क्वांटिटी आएगी कब वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो कहा कि जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाए स्केलर, तब मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट यूज किया करेंगे, और जब हमारे पास जो आंसर आए वो हो वेक्टर क्वांटिटी, तब हम उस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस यूज करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब इसकी टाइप्स जो आगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो दो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।